मेरा नाम रिया है। उस दिन पिताजी ने ऐसा फैसला किया जो हमारी सोच से भी अलग था। ये बात तब की है, माँ को बुखार आया था और हम उनके पास बैठे रो रहे थे। अगली सुबह पिताजी रोज की तरह जल्दी वर्कशॉप पर चले गए थे। माँ ने बड़ी मुश्किल से उठकर नाश्ता बनाया और हम तीनों बहनें उनका हाथ बंटाने लगीं। दिन रोज की तरह गुजर रहा था। जब शाम के समय पिताजी घर वापस आए, उनके साथ एक अजनबी इंसान भी था। वो सांवले रंग का और लंबे कद का बड़ी मूंछों वाला इंसान था। चेहरे पर थकान, कपड़े गंदे और हाथों पर चिकनाई के धब्बे साफ बता रहे थे कि ये कोई मजदूर या मैकेनिक है। माँ ने दरवाज़ा खोला तो पिताजी ने झट से कहा, "ये वैभव है। इसके साथ कल अनुष्का की शादी है।" ये सुनकर हम सब ठिठक गए थे। मैं और मेरी दूसरे नंबर की बहन संजना समझ ही नहीं पाए कि ये मजाक है या हकीकत। माँ तो खामोश हो गई। अनुष्का दीदी, जिन्होंने पर्दे के पीछे से सब कुछ सुन लिया था, कांपते हुए कदमों से बाहर आई और कहने लगी कि पिताजी, क्या मतलब है? आपका मेरी शादी है और आपने इस बारे में बताया भी नहीं। पिताजी ने उनकी तरफ घूर कर देखा और कहा कि अपनी जुबान बंद रखो, फैसला हो चुका है। वह इंसान जिसका नाम वैभव था खामोशी से खड़ा रहा। उसने ना हमारी तरफ देखा और ना ही कुछ कहा। हमें लगा जैसे हम इंसान नहीं हैं, कोई सौदा है जिसकी कीमत लगाई जा रही है। माँ ने पहली बार नरमी से बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने पिताजी से कहा कि सुनिए, बेटी की शादी का फैसला इस तरह से अचानक नहीं करते। यह लड़का। अभी माँ कुछ कहने ही वाली थी, पिताजी ने अपना चप्पल उठाया और जमीन पर जोर से दे मारा और चिल्लाते हुए कहने लगे कि खामोश हो जाओ, ये सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। उस रात घर का माहौल बहुत ही सख्त था। अनुष्का दीदी कमरे में चुपचाप बैठ गई। संजना ने उनके पास बैठकर उनको तसल्ली दी। मैं भी उनका हाथ थामकर बैठी थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बस दरवाजे की तरफ देखती रही। मेरे पिताजी, जिनका नाम जुबान पर लाते ही हमारा दिल दहल जाता था, सख्ती, गुस्सा और नफरत, यह उनकी पहचान थी। हम उनके शरीर का हिस्सा थे। हम 3 बहनें थीं और हमारी माँ, लेकिन हमारे घर में सिर्फ एक ही इंसान की मर्जी चलती थी, पिताजी की। वो ना हमें बेटी मानते थे, न माँ को अपनी पत्नी। उनके लिए हम जैसे बोझ थे जिन्हें वो उठाना तो नहीं चाहते थे और छोड़ भी नहीं सकते थे। हम जीते जागते इंसान नहीं, बस कोई चीज़ थे। पिताजी के पास बहुत सारी ज़मीनें थीं, शहर के बीचों बीच वर्कशॉप, घर के पीछे गली में और भी जायदाद थी। लेकिन ये सब होने के बावजूद हमें वो सिंपल कपड़े और टूटी चप्पल पहनने के लिए दिया करते थे। यहाँ तक कि हम ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोया करते थे। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता था। माँ को वो हमेशा ताना देते थे कि बेटियां ही पैदा करनी थीं, अगर मेरी नस लग नहीं बढ़ा सकी तो अब भुगतो। और माँ बस चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती थीं। उनकी आंखों में आंसू होते और होठों पर खामोशी। दिल में कितना दर्द छुपा था, शायद हम कभी पूरी तरह से जान भी नहीं सके थे। मैं सबसे छोटी थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं कि पिताजी की नज़रों का जहर महसूस न कर सकूं। वो हमें ऐसे घूरते थे जैसे हम उनके अपने ना हों, जैसे हम उनके लिए कोई गंदगी हो जो घर में गलती से आ गई हो। उनकी नज़र में हमारे लिए इज्जत नहीं थी, ना प्यार था, न कभी उन्होंने हमारे सर पर प्यार से हाथ रखा था, न हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। एक बार मैंने जिद की कि पिताजी, मुझे भी किताबें चाहिए जैसे स्कूल की बाकी लड़कियों के पास होती हैं। उन्होंने सख्त शब्दों में जवाब दिया कि पढ़कर क्या बनोगी, डॉक्टर? आखिर को चूल्हा ही तो जलाना है। उस दिन के बाद मैंने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। मांगने से ज्यादा इनकार की तकलीफ होती थी। माँ कहती थी कि बेटी, मर्द का दिल नहीं बदलता, बस औरत को सब्र आ जाता है। शायद वो ठीक ही कहती थी। पिताजी के दोस्त और नौकर उनसे डरते थे, मगर हम बेटियां सिर्फ उनसे डरते ही नहीं थे, बल्कि उनके साए से भी कांप जाते थे। कभी कभी अगर कोई मेहमान आ जाता था तो हम चारों को कमरे में बंद कर दिया जाता, ताकि किसी को ये न पता चले कि इस घर में सिर्फ औरतें ही रहती हैं, जैसे हमारी मौजूदगी इस घर में शर्मिंदगी की वजह हो। माँ हमेशा दरवाजे के पीछे बैठकर चुपके चुपके रोती थी, आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि पिताजी आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो सिर झुकाकर कहने लगीं कि बेटा, उन्होंने कभी किसी से मोहब्बत ही नहीं की। मेरे ख्याल में पिताजी अंदर से किसी टूटे हुए आईने की तरह थे, जिनके दिल में औरत के लिए सिर्फ नफरत बची थी। माँ बताती थी कि पिताजी की सगाई किसी और से हुई थी,
जो उन्हें शादी से कुछ दिन पहले छोड़कर चली गई और उसके बाद उनके दिल में सिर्फ जहर भरा रह गया। शादी तो हमारी माँ से हुई, लेकिन कभी उस शादी को निभाया नहीं जिसे निभाना उनके लिए कांटों से गुजरना था। मैंने अपनी बहनों को भी बचपन में जीते हुए नहीं देखा था। वो हर समय काम करती रहती थीं, बर्तन, कपड़े, सफाई। खेलने का उनके लिए समय ही नहीं था और हंसने की उन्हें इजाजत नहीं थी। पिताजी के होते हुए हम जीते नहीं थे, सिर्फ सांस लेते थे, और वो भी छुपकर। मुझे नहीं पता था कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा अभी आना बाकी था, और इस अंधेरे में सबसे पहली रोशनी मेरी बड़ी बहन अनुष्का दीदी की जिंदगी से छीनी जाएगी। पिताजी के फैसले की अगली सुबह शादी के लिए पास के पंडित जी को बुलाया गया। पिताजी ने मोहल्ले से सिर्फ 2-3 लोगों को शादी में बुलाया था और बाकी लोगों को इस शादी से अनजान रखा। हमें यह भी कह दिया गया था कि किसी को कुछ मत बताना। अनुष्का दीदी को सिंपल से कपड़े पहनाकर अग्नि के सामने बैठा दिया गया। न मेहंदी, न कोई जेवर, न कोई तैयारी थी, जैसे शादी नहीं बल्कि कोई रस्म की जा रही हो। जब उनके होने वाले पति ने उनके गले में मंगलसूत्र पहनाया तो उनका पूरा शरीर कांप रहा था। शादी होने के बाद उनकी जिंदगी का सौदा पूरा हो गया। शादी के फौरन बाद पिताजी ने कहा कि तैयारियां करो, अनुष्का विदा होने जा रही है। माँ ने कहा कि आप खाली हाथ बेटी को विदा कर रहे हो, इतना सब कुछ होते हुए भी कम से कम उसे कुछ तो दे देते। पिताजी कहने लगे कि इसे कुछ नहीं मिलेगा, जिसके घर जा रही है वही इसे सब कुछ देगा। मैं दहेज के खिलाफ हूं। मैंने देखा कि अनुष्का दीदी का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो बार बार हमें और घर की दीवारों को, कभी माँ को ध्यान से देख रही थीं, जैसे आखिरी बार सब कुछ आंखों में बसा रही हों। विदाई के समय पिताजी ने उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया था, बस इशारा किया कि चलो, देर हो रही है। दरवाज़ा बंद हुआ और हमारी बहन हमारे सामने से चली गई, जैसे किसी ने बिना इजाज़त हमारी दुनिया से एक अहम हिस्से को काट दिया हो। अनुष्का दीदी की विदाई के बाद जैसे हमारा घर खामोश हो गया था, वो खामोशी जो दीवारों से टकराकर गूंजती थी, एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ मेरी माँ ही समझ सकती थी। दीदी अब हमारे बीच नहीं थीं, मगर उनका खाली कमरा, उनका तकिया, सब कुछ हमें रोज याद दिलाता था कि हमसे क्या छिन गया। एक हफ्ता खामोशी से गुजर गया था, दूसरा बेचैनी में। हम सबको लग रहा था कि शायद वैभव उन्हें लेकर मिलने आएगा या कोई खबर आएगी, मगर हर दिन सिर्फ इंतजार में गुजर गया। कोई खबर नहीं थी। मैं और मेरी बहन संजना हर शाम दरवाजे के करीब बैठ जाते थे, बाहर की सड़क पर देखते थे। कभी कोई आहट होती, कोई अजनबी दिखता तो दिल धड़क उठता था, मगर हर बार मायूसी ही हाथ लगती थी। 3 महीने गुजर चुके थे। अनुष्का दीदी की कोई खबर नहीं आई थी, ना कोई खत। मैं और संजना रोज घर के सामने खड़े होकर बाहर झांकते थे। एक दिन संजना ने कहा कि शायद पिताजी ने उन्हें कह रखा हो कि वो कभी वापस न आएं। मैंने सिर झुका लिया था कि शायद ऐसा हो सकता है, या फिर वो खुद इस काबिल ना रही हों कि वापस आ जाएं। फिर एक दिन शाम को माँ ने हिम्मत करके पिताजी से बात करने की ठान ली थी। वो कई दिनों से सोच रही थीं, मगर अब उनका सब्र जवाब दे चुका था। वो दोपहर का समय था, पिताजी वर्कशॉप से लौटे ही थे। माँ ने खाना रखा और हल्के शब्दों में कहने लगीं कि एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस एक बार उसे देख लूंगी। पिताजी ने खाने का निवाला मुंह से बाहर फेंका और जोर से टेबल पर हाथ मारा। कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले पर बात करने की। माँ धीरे से कहने लगी, मैं बस एक माँ हूँ, माँ के दिल में बेटी की तड़प है। माँ के इन शब्दों के बाद जो हुआ वो हमने पहले कभी नहीं देखा था। पिताजी ने झपट कर लाठी उठाई और माँ पर बरसाना शुरू कर दी। पिताजी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि तुम जैसी माँ ने ही तो मुझे मजबूर कर दिया, बेटियां पैदा करके। मैंने और संजना ने दौड़कर माँ को बचाने की कोशिश की, मगर पिताजी हमें भी धकेलते रहे। संजना चीख पड़ी, पिताजी बस कर दो। पिताजी की आंखों में खून उतर आया था। वह कहने लगे, अगर तुम दोनों को भी ऐसे ही विदा न किया तो मेरा नाम भी चंपकदास नहीं है। उस दिन माँ का बाजू सूज गया था। हमने उनके हाथ पर कपड़ा बांध दिया था, मगर वो कुछ बोलती नहीं थी, जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो। मैं रात को जागती रही। माँ की सांस धीमी हो चुकी थी, जैसे वो हर सांस में अनुष्का दीदी को याद करती हों। कुछ दिन बाद एक मोहल्ले की औरत हमारे घर पर आई।
और माँ से नजरें चुराने लगीं। फिर धीरे से कहने लगी कि अनुष्का को वैभव ने शहर से दूर किसी गांव भेज दिया है, कोई काम करवाता है। कुछ लोग कह रहे थे कि उसे किसी कैदी की तरह रखा है। ये सुनते ही माँ का रंग फीका पड़ गया था। इतना सुनते ही उन्होंने कहा, क्या कहा तुमने? वो मेरी बेटी है, उसे कैद कर दिया है। मैं और संजना इस औरत के पीछे भागे कि और डिटेल पूछ सकें, मगर वो जल्दी से निकल गई थी। शायद उसे पिताजी का डर था। अब माँ दिन रात अनुष्का दीदी का नाम लेती थी। कभी अकेले में बोलती थी कि मेरी बेटी क्या खाती होगी, कभी रात को जागकर बाहर निकल आती थी जैसे दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुन ली हो। मैंने और संजना ने माँ को बहुत संभालने की कोशिश की थी, मगर हम खुद भी बच्चे थे। हमने कभी ये सीखा ही नहीं था कि माँ के जख्मों पर मरहम कैसे रखा जाता है। अनुष्का दीदी के बाद माँ का वजूद जैसे आधा रह गया था। फिर एक दिन जब शाम हुई थी तो पिताजी न जाने क्यों जल्दी घर आ गए थे। उनके चेहरे पर वही गुस्सा था जो हम बरसों से देखते आ रहे थे, मगर इस बार आंखों में एक फैसला नजर आ रहा था। संजना की शादी अगले हफ्ते है। बस उन्होंने एक शब्द कहा और जैसे हम सबका खून खुश्क हो गया था। संजना ने झटके से अपना सर उठाया और कहने लगी कि पिताजी, शादी किससे? पिताजी ने कहा कि ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, बस शादी की तैयारी करो, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। माँ ने यकीन न करते हुए उनकी तरफ देखा। कहने लगीं, अभी तक तो अनुष्का की कोई खबर ही नहीं है और आप अब संजना को भी इस तरह भेज दोगे? पिताजी ने बर्तन उठाकर जमीन पर फेंकने शुरू कर दिए और कहने लगे कि खबरदार, जो तुमने उसका नाम भी लिया, और हाँ, शादी तो होकर ही रहेगी। मैं लपक कर माँ के करीब हुई। माँ, कुछ तो करिए, संजना को बचा लीजिए। अगले दिन पिताजी के साथ वही इंसान आया जिससे संजना की शादी तय हुई थी। उसका नाम अनुपम था। न पढ़ा लिखा था, न उसके परिवार का कुछ अता पता था, न उसे किसी बात की समझ बूझ थी। वो गाड़ी के पंक्चर ठीक करने का काम करता था। चाल ढाल और बातों के अंदाज से सब कुछ साफ झलक रहा था कि वो मेरी बहन संजना के लिए किसी भी लिहाज से लायक नहीं है, न दिमाग से न समझदारी से। पिताजी ने हमें एक कोने में बिठाकर शादी की तैयारियों की बातें शुरू कर दी। माँ कहने लगीं कि कम से कम लड़का तो देख लीजिए, उसके बारे में कुछ जानकारी तो निकाल लीजिए। पिताजी ने उनकी बात काट दी और कहा कि मैंने जो फैसला कर लिया है वो होकर रहेगा और तुम सब अपनी जुबान बंद रखो। उस रात संजना और मैं छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी, मगर हमारे दिल पर जैसे बोझ था। संजना ने सर झुकाकर कहा कि रिया, शायद मेरी किस्मत भी अनुष्का दीदी के जैसी ही है। मैंने कहा, नहीं संजना, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, माँ को भी साथ लेकर चलेंगे। वो मुस्कुराकर कहने लगी, तू छोटी है, अभी कुछ नहीं जानती, ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। माँ हमारे लिए अपनी जान दे सकती है, लेकिन वह पिताजी के सामने एक शब्द नहीं बोल सकती। 2 दिन के बाद शादी की तारीख तय हो गई थी। मोहल्ले में इस बार किसी को खबर नहीं दी गई थी, बस खामोशी से पंडित जी को बुलाया गया। इस बार पिताजी ने हमें नए कपड़े तो दिए थे, मगर वो भी ऐसे जैसे किसी को दिखाने के लिए दिए गए हों। अंदर से सब जानते थे कि ये कोई खुशी नहीं, एक सजा है। संजना ने शादी के दिन कमरे में बैठकर खामोशी से शादी की रस्मों को अंजाम दिया और वही सब कुछ दोहराया गया जो कुछ महीने पहले हम देख चुके थे। बस ये एक खामोश कमरा था, एक मजबूर लड़की और एक बेरहम पिता। विदाई का समय आया तो माँ ने पहली बार कुछ कहना चाहा, मगर पिताजी ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। खामोश रहो, तुमसे ज्यादा मुझे अपनी बेटियों की फिक्र है। संजना ने आखिरी बार पीछे पलटकर हमें देखा। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, न शिकवा न शिकायत, सिर्फ खामोशी थी। मैं दरवाजे तक गई, उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम चली जाओगी, लेकिन वादा करो कभी कभी यहाँ पर जरूर आया करोगी। उसने सर हिला दिया, मगर इसके बाद न कभी वो खुद आई न उसकी आवाज सुनी। अनुपम उसे ले गया था एक पुरानी सी बाइक पर और हम फिर से 3 से 2 रह गई थीं। शादी के बाद माँ बिल्कुल टूट गई थीं। कई दिनों तक तो उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था, न किसी से बात की थी। मैंने उनके लिए चाय बनाई, दवाई दी, मगर वो कुछ भी नहीं बोलती थीं, बस हमेशा बैठे बैठे खाली कमरे को देखती रहती थीं, जैसे वहां संजना की आवाज गूंजती हो। पिताजी का व्यवहार अब और भी ज्यादा सख्त हो चुका था, जैसे वो हमें किसी मशीन की तरह समझते थे। एक एक करके हमें खत्म कर रहे थे।
हर रोज उनकी आंखों में एक नया प्लान, एक नई सख्ती झलकती थी। कुछ दिनों के बाद मोहल्ले की वही भीख मांगने वाली औरत जो पहले अनुष्का दीदी की खबर लाई थी, वो फिर से आ गई। उसने मुझे दरवाजे पर बुलाया और धीरे से कहने लगी कि देखो बेटी, संजना का पति भी वही निकला जैसा कि वैभव था। इन दोनों को जैसे किसी मकसद के लिए चुना गया हो। मैंने उनसे सवाल किया कि आपका क्या मतलब है? वो कहने लगी कि तुम्हारा पिता बदला ले रहा है तुम्हारी माँ से और तुम्हारी बहनों से, वो औरतों से नफरत करता है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, कमरे में आई और माँ के पास बैठकर सिर्फ इतना कहा कि माँ, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ इंतज़ार नहीं, एक और परीक्षा बाकी है और अब वो परीक्षा शायद मेरी शादी की बारी के रूप में आ चुकी है। मैंने अपनी उम्र के वो दिन गुजारने शुरू किए जिनमें लड़कियां आम तौर पर सपने देखती हैं, मगर मैं सिर्फ एक ही ख्याल से परेशान थी कि क्या अब मेरी बारी है। एक रात माँ ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि रिया, अगर तुम्हें मौका मिले तो चली जाना कहीं भी, ये घर अब तुम्हारे लिए नहीं बचा। मैंने उनका हाथ पकड़कर जवाब दिया कि नहीं माँ, अगर मैं चली गई तो आपका क्या होगा? माँ ने नजरें चुरा लीं और कहने लगी कि मेरे पास अब कुछ बचा ही कहाँ है। बेटा, तुम बची हो, तुम्हें बचाना है। मैंने खुद को तसल्ली देना शुरू कर दिया था कि शायद मेरे पिता मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। एक दिन पिताजी ने माँ को बाजार भेजा और मुझे घर पर अकेला रहने के लिए कहा। वो पहली बार था जब मुझे घर के सबसे कोने वाले कमरे में जाने की इजाज़त मिली थी। मैंने ये मौका नहीं छोड़ा और अलमारी के नीचे से कुछ पुराने कागज़ निकालने शुरू किए। कुछ पुराने कागज़, शादी की एक तस्वीर और कुछ चिट्ठियों के टुकड़े थे जिन पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उस पर लिखाई मेरी माँ की ही थी। उन्होंने शायद कभी किसी खत को लिखने की कोशिश की थी, शायद अपनी माँ को या किसी और रिश्तेदार को, मगर खत कभी पूरा नहीं हुआ। मैंने माँ से इस बारे में पूछा, माई, खत आपने कब लिखे थे? वह चौंक गई और कहने लगी, बस किसी वक्त दिल किया था, पर कभी भेजने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने हमारे सबसे पहला रिश्ता काट दिया था। एक और दिन मोहल्ले की लड़की की शादी का शोर उठा। इनविटेशन के कार्ड बनते जा रहे थे। हर तरफ चहल पहल थी। मैंने माँ से कहा, हम तो शादी में नहीं जा सकते ना। उन्होंने खामोशी से सर हिला दिया, मगर शाम को जब पिताजी आए तो उनके शब्द बड़े नरम थे। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, कल तुम और तुम्हारी माँ मोहल्ले की शादी में जा रहे हो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। हम हैरान हो गए थे, न जाने क्यों, पर मैं खुश भी हुई, लेकिन डर सा भी लग रहा था। लेकिन हमारे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं थे। मैंने हिम्मत करके पिताजी से कहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर निकल गए। अगली सुबह एक थैला सोफे पर रखा हुआ था जिसमें नए रेडीमेड कपड़े थे। मैंने कपड़ों को हाथ लगाया। पहली बार लग रहा था जैसे हम भी किसी मौके पर मौजूद होने वाले हैं। शादी का दिन आया तो माँ ने बड़ी सावधानी के साथ मुझे तैयार किया। मेरे लिए यह पहला मौका था कि मैं किसी फंक्शन में जा रही थी, वो भी अपने पिताजी की इजाज़त से। माँ बार बार पूछ रही थी कि बेटा, मैंने तुम्हारे बाल ठीक से बांध दिए है ना, क्लिप ठीक लगाई है ना, जैसे वो खुद को यकीन दिलाना चाह रही हो कि सब कुछ ठीक है। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा कि माँ, सब कुछ ठीक है। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और प्रार्थना थी। हम शादी वाले घर पहुंचे तो वहां एक अलग ही दुनिया थी। रोशनी से सजा हुआ बड़ा सा आंगन, औरतों की हंसी और वहां की रौनक, ये सब कुछ हमारे लिए अजनबी था। माँ ने मेरा हाथ मजबूती से थाम रखा था, जैसे किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। हमें औरतों के हिस्से में बिठाया गया। मैं एक कोने में छिपकर बैठ गई। माँ मेरे पास थी। हम दोनों खामोशी से बाकी औरतों को देखते रहे। वो आपस में बातें कर रही थीं, खाना भी खा रही थीं, फोटो ले रही थीं। मैंने ऐसा माहौल हमेशा दूर से देखा था, करीब से नहीं। पहली बार दिल में एक अजीब सी चाहत जागी, काश मेरी जिंदगी भी किसी दिन ऐसी हो। हंसी, खुशी और रंग। शादी का फंक्शन शुरू हुआ तो सरपंच जी की बेटी सजी हुई स्टेज पर आई। उसका दूल्हा भी साथ था, लंबा, गोरा चिट्टा और अच्छे कपड़े पहने हुए। उसे देखकर मेरे दिल में एक सोच आई, काश कोई ऐसा शख्स मुझे भी अपनी जिंदगी में शामिल कर ले जो मुझे इज्जत दे, इंसान समझे। अभी मैं यही सब कुछ सोच रही थी कि मुझे अचानक महसूस हुआ कोई मुझे देख रहा है। नजर उठाकर देखा तो सामने खड़ा जवान लड़का मेरी तरफ देख रहा था। कपड़ों में सलीका और चेहरे पर नरम एक्सप्रेशन थे।
मैंने नजरें झुका ली थीं, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। माँ ने पूछा, क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, शायद कोई पहचान रहा था। कुछ देर बाद वो लड़का एक बार फिर से हमारी तरफ आया। इस बार उसके साथ एक बड़ी उम्र की औरत भी थी। वो मेरी माँ के पास आकर रुकी और उन्हें नमस्कार किया। बहन जी, आप चंपक दास जी की पत्नी हैं? माँ ने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा। जी। उन्होंने कहा, मैं सरपंच के दोस्त की पत्नी हूँ और ये मेरा भांजा है। हमने आपकी बेटी को देखा, हमें बहुत अच्छी लगी। ये बात सुनकर माँ चौंक गईं और मेरी तरफ देखने लगीं। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी थीं। औरत दोबारा मुड़ी और कहने लगी कि हम आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे, अगर आप हमें इजाज़त दे दो। इससे पहले माँ कुछ कहती, अचानक उन्हें पिताजी का ख्याल आ गया। उन्होंने जल्दी से कहा, बहन जी, हमें देर हो रही है, हमें जाना है। हम जल्दी से निकल गए थे। मैं जानती थी कि इस फंक्शन में मैंने जो समय गुजारा था वो मेरी जिंदगी बन गया था। वापस आने पर माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर पहुंचते ही उन्होंने अचानक मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगीं कि बेटा, इस दुनिया में शायद अच्छे लोग अब नहीं हैं। मैं खामोश रही, लेकिन दिल में बहुत सारे सवाल थे, थोड़ा सा डर और थोड़ी सी उम्मीद थी। अगले दिन दोपहर के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं कमरे में थी। माँ ने दरवाज़ा खोला। वहीं औरत और अजीत के पेरेंट्स खड़े थे। उन्होंने कहा कि हमने कल आपसे बात की थी ना, अब रिश्ता लेकर आए हैं। अगर चंपक दास जी हों तो हम उनसे बात कर लेते हैं। पिताजी तो घर पर नहीं थे। माँ ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, अगर मेरे पति आ गए तो बहुत बुरा होगा। वो औरत कहने लगी कि बहन जी, हम यहाँ इज्जत से आए हैं, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। हमें आपकी लड़की पसंद आ गई है और हम चाहते हैं कि अब वो इस घर से निकले जहाँ उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। माँ ने सिर्फ एक बात कही कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मेरे पति के सामने मत आना, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें समझाकर विदा कर दिया गया, मगर शाम को जैसे तूफान आ गया। पिताजी को पता चल गया था। वो घर आए और उनका गुस्सा काबू से बाहर था। उन्होंने मुझे कमरे से घसीटकर बाहर निकाला और कहने लगे कि यही सिखाया था तुमने अपनी बेटी को कि शादी में जाकर लड़कों को फंसाना। मैं रोती रही। मैंने कहा, पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे मारा, गालियां दीं। माँ ने बीच में आकर रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिताजी का हाथ उन पर भी उठ गया। पूरा घर जैसे जंग का मैदान बन चुका था। 2 दिन के बाद वही लोग दोबारा आए। अब की बार अजीत भी उनके साथ था। उसकी आंखों में वही रिक्वेस्ट थी जो मैंने पहली बार देखी थी, आजाद होने की। लेकिन पिताजी ने इस बार हद ही पार कर दी थी। उन सबको घर के दरवाजे पर बेइज्जत करके निकाल दिया था। हम माँ बेटी एक बार फिर से अकेले रह गए थे। एक लड़का जिसका नाम अजीत था, उसने मुझे इंसान समझा था। शायद ये पहला मौका था कि किसी ने मुझे देखा, बस किसी लड़की के तौर पर नहीं, बल्कि पूरे इंसान के तौर पर। मैं यही सोचती थी कि ये सपना है, ये किसी नई चीज़ की शुरुआत। अजीत के पेरेंट्स ने वो सब किया जो एक अच्छे रिश्ते की उम्मीद रखने वाले लोग करते हैं। नरम शब्दों में बात करना, इज्जत के दायरे में बात करना और अपनी मर्जी थोपने के बजाय पिताजी से इजाज़त मांगना। लेकिन हम ये बहुत अच्छे से जानते थे कि हमारे घर की दहलीज पार करना इतना आसान नहीं। अजीत की मासी, जो पहली बार शादी में मिली थी, अगले हफ्ते फिर से आई थी। इस बार उनके साथ उनकी बड़ी बहन और अजीत की माँ भी थी। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और चेहरे पर एक उम्मीद भी थी। उन्होंने फिर से कहा कि बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है, हम रिश्ता लेकर आए हैं। हमारी तरफ से आपके लिए भी बेटी जैसी इज्जत होगी। माँ का चेहरा जैसे सफ़ेद पड़ गया। वो बहुत धीमे से कहने लगीं कि आप लोग चले जाइए, मेरे पति घर पर नहीं हैं, और अगर वो आ गए तो। अजीत की माँ ने बात काटी और कहा कि हम यहाँ किसी बेइज्जती के लिए नहीं आए। हम चाहते हैं कि रिया महफूज रहे, खुश रहे, और जो हमने देखा वो हमें पसंद आया। मैं कमरे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मैंने झांक कर देखा तो अजीत भी उनके साथ था। उसकी नज़र नीचे थी, मगर चेहरे पर फैसला साफ नजर आ रहा था। अभी माँ ने कुछ कहा भी नहीं था कि दरवाज़ा जोर से खुला। पिताजी आ गए थे। शायद मोहल्ले में किसी ने उन्हें बता दिया था कि कुछ लोग उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर आ रहे हैं। पिताजी ने चिल्लाते हुए कहा कि क्या तमाशा लगा रखा है, तुम लोगों ने मेरी इजाज़त के बिना मेरे घर में घुस आए हो।
अजीत के पिता ने बात संभालने की कोशिश की थी। भाई साहब, हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, कृपया करके हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। पिताजी ने चौंक कर कहा। रिश्ता? किसका रिश्ता? मेरी बेटी का? वो मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे कि यही सीखा है तुमने, मर्दों को फंसाने के ढंग। उन्होंने मेरी तरफ कदम बढ़ाया और बिना कुछ कहे मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं घबरा गई। माँ बीच में आ गई और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो आप? ये लोग इज्जत से आए हैं, इनकी बात तो सुन लो। पिताजी ने माँ को भी धक्का दे दिया और कहने लगे कि तुम्हारी वजह से ही मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। एक के बाद एक मेरे सर पर सवार हो रही है। अजीत कुछ कदम आगे आया और कहने लगा, अंकल, हमने कोई गलत काम नहीं किया, मैं सिर्फ शराफत से आपके घर रिश्ता लेकर आया हूँ। पिताजी ने उनकी तरफ उंगली उठाई और कहने लगे, तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम लोग मेरे घर की दहलीज पर दोबारा कभी मत आना, और अगर आ गए तो मैं पुलिस बुला लूंगा। अजीत की माँ ने भी नजरें झुका ली थीं और धीरे से कहा, हम तो सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए आए थे, आप चाहें तो हम वापस चले जाते हैं। पिताजी ने आगे बढ़कर उनके हाथ से मिठाई का डिब्बा छीन लिया और दरवाजे के बाहर फेंकते हुए कहने लगे, अभी और इसी समय निकल जाओ मेरे घर से। वो सब वापस चले गए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अंदर का तूफान अभी थमा नहीं था। पिताजी ने मुझे कमरे में धकेल दिया और कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो तुम्हें बाहर भेजना बंद कर दिया था, फिर ये तमाशा कैसे लगा? मैं रो रही थी और कहने लगी कि पिताजी, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। पिताजी ने जोर से दरवाजा बंद किया और मेरे बाजुओं पर लाठी बरसाई। माँ बीच में आई और कहने लगी, बस कर दो, ये आपकी बेटी है, मासूम बच्ची है। पिताजी कहने लगे, बेटी? ये बेटी नहीं है, ये वो दाग है जो हमारे परिवार की इज्जत पर लग गया है। फिर उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और मुझे और माँ को अंदर बंद कर दिया। हम सारी रात बंद रहे। माँ ने मेरा बाजू पकड़कर देखा जो कि नीला पड़ गया था। माँ ने कहा कि बेटा, मुझे माफ कर देना, अगर मैं कुछ कर पाती तो तुम्हें बचा लेती। मैंने माँ का हाथ पकड़कर कहा कि आपका कोई कसूर नहीं है माँ, हम बस एक कैद खाने में बंद कर दिए गए हैं। सुबह दरवाज़ा खुला और हमें बाहर जाने की इजाज़त दी गई। पिताजी खामोश थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं माँ के साथ किचन में काम करने लगी, लेकिन दिमाग में अजीत की वो नज़र बार बार आ रही थी जिसमें सिर्फ सवाल थे। अगले दिन वही भीख मांगने वाली औरत आई थी जो हमेशा पैसे मांगने के लिए आ जाती थी। उसने धीरे से मेरे हाथ में कागज़ दिया और कहने लगी, ये लो बेटी, वो लड़का बार बार आ रहा है रिश्ता लेकर, उसे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने मुझसे कहा है कि मैं ये मैसेज तुम्हें दे दूं। मैंने कागज़ खोला, उसमें लिखा हुआ था, रिया, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए हर हद तक जाऊंगा। अजीत! मैंने वो पर्ची लपेटकर अलमारी में रख दी थी। मैं समझ चुकी थी जो शुरू हुआ है वो रुकेगा नहीं। पिताजी के जुल्म से कहीं ज्यादा मुझे अब अपने दिल का फैसला डरा रहा था। मैंने पहली बार किसी पर भरोसा करने का सोचा था। पिछले कुछ दिन इसी तरह की कंफ्यूजन में गुजर गए थे। अजीत का दिया हुआ मैसेज मेरे दिल में एक नई हलचल पैदा कर चुका था और पिताजी के जुल्म ने मुझे बेबस कर दिया था। फिर वो दिन आया जब हमारी चीखों की आवाज़ दीवारों से निकलकर गली में सुनाई देने लगी थी और गली गूंजने लगी। शाम का समय था। माँ किचन में खाना बना रही थी, मैं झाड़ू लगा रही थी और पिताजी आंगन में बैठे सिगरेट पी रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलो, पुलिस है। हम दोनों डर गए। पिताजी ने एक लम्हे के लिए सिगरेट बुझा दिया और दरवाज़ा खोला तो बाहर 2 सिपाही और इंस्पेक्टर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि इस घर में औरतों पर अत्याचार होता है, हमें चंपक दास को गिरफ्तार करना है। पिताजी के चेहरे पर पहली बार हैरानी और गुस्सा एक साथ दिखाई दिया था। उन्होंने कहा, कौन है जो मेरे खिलाफ बकवास कर रहा है? इंस्पेक्टर ने सख्त शब्दों में कहा कि आपके मोहल्ले वालों की तरफ से शिकायत आई है। हम घर की औरतों से बयान लेंगे, आओ हमारे साथ। पहले तो पिताजी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के दबाव पर मजबूरन उन्हें हथकड़ियां हो पहननी पड़ीं। उनके चेहरे पर जितना उत्साह था, उससे ज्यादा हैरानी थी कि उनके खिलाफ कोई बोलने की जुर्रत
कैसे कर सकता है। मोहल्ले के कुछ लोग दरवाजे से झांक रहे थे, कुछ बच्चे तालियां भी बजा रहे थे और हम दोनों दरवाजे के पीछे खड़ी थीं। माँ के चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए सुकून दिखाई दिया, लेकिन फौरन ही वो बेचैनी में बदल चुका था। अगले दिन हमें थाने बुलाया गया। पुलिस चाहती थी कि माँ अपने पति के खिलाफ बयान दे। इंस्पेक्टर ने कुर्सी खींचकर माँ को बिठाया और कहा, बहन जी, आपकी बेटी की चीखों की आवाज मोहल्ले तक गई थी। हमें सब पता है, अब समय है कि आप सच बोलिए। मैं दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी, सब कुछ सुन रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं चाहती थी कि आखिरकार माँ वो सब कुछ बता दे जो बरसों से उनके साथ हो रहा है। मैंने प्रार्थना की कि काश आज मेरी माँ सब कुछ बता दे। इंस्पेक्टर दोबारा कहने लगा कि आपका पति बेटियों पर अत्याचार करता है, पत्नी पर हाथ उठाता है। हमें सच बताइए ताकि हम इंसाफ कर सके। माँ कुछ लम्हे तो खामोश रही, फिर सिर झुकाकर कहने लगी कि मेरे पति का बिहेवियर थोड़ा सख्त है, लेकिन वो बुरे इंसान नहीं है। घर की बातें बाहर निकल जाती हैं, इसलिए लोग इल्जाम लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने एक लंबे खामोशी के बाद कहा, आप यकीन से कह रही हैं कि वो आप पर या आपकी बेटी पर हाथ नहीं उठाते? माँ ने कहा कि जी, कभी कभी गुस्से में थोड़ा सख्त बोल जाते हैं, लेकिन मारपीट की बात गलत है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुनकर हैरान रह गई। वो माँ जो रात को मेरे जख्मों पर पट्टियां रखती थी, जो कहती थी कि मैं तुझे बचाऊंगी, आज वो सब झूठ बोल गई। वापसी पर माँ और पिताजी एक साथ ही आए थे। पिताजी की आंखों में वही पुराना घमंड था। उन्होंने मुझे देखा और झटक दिया। उन्होंने कहा, समझ गई, मैं क्यों कहता था कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बेचकर भी बच निकलूंगा। मैंने माँ की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों से नजरें चुरा ली थीं। कमरे में दाखिल होते ही पिताजी ने दरवाजा बंद किया और कहने लगे कि तुम दोनों को लगता है कि पुलिस मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। मैंने इस मोहल्ले में पूरे 30 साल गुजारे हैं। माँ खामोश खड़ी रही थीं। मैंने हिम्मत करके माँ से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने झूठ क्यों बोला? वो एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर धीरे से बोली, रिया, अगर मैं सच बोल देती तो तुम्हारा पिता कभी वापस नहीं आता और तुम्हारी शादी हमेशा के लिए रुक जाती। वो लोग कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते जिन्हें तुम पसंद करती हो। अजीत की बात है, हाँ, अगर तुम्हारे पिता को सजा हुई तो उनकी जिद और बढ़ जाएगी। वो कभी तुम्हें किसी के साथ होश नहीं देखना चाहेंगे। मैंने सच छुपाया था ताकि तुम बच सको। मैं कुछ नहीं बोल सकती थी, बस खामोशी से कमरे के एक कोने में बैठ गई। पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। माँ का झूठ सुनकर एक तरफ दिल तोड़ रहा था तो दूसरी तरफ कुछ समझ में आने लगा था। वो मेरी हिफाजत के लिए झूठ बोल गई, मगर इस झूठ ने मुझे एक मौका जरूर दिया था। इस मौके को मैं खोना नहीं चाहती थी। कुछ दिन गुजरे। पिताजी रोज की तरह सुबह को चले जाते थे। मैं माँ के साथ घर के काम में लगी रहती, लेकिन मेरी नज़र अक्सर गली के नुक्कड़ पर जाकर ठहर जाती थी, जहाँ कभी वह भीख मांगने वाली औरत आती थी जिसने पहले अजित का मैसेज मुझे दिया था। वह औरत फिर आई थी। गर्मी बहुत तेज थी, जिसकी वजह से उसे पसीना आ रहा था। माँ ने उसे अंदर बुलाया, पानी पिलाया और थोड़ा सा खाना दिया। वो माँ के साथ बातें करने लगी और मुझे इशारे से बुलवाने लगी। कहने लगी कि बेटी, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। उसने अपने फटे पुराने थैले से एक छोटा सा पैकेट निकाला और चुपके से मेरे हाथ में थमा दिया। कहने लगी कि यह मोबाइल है, अजित ने भेजा है और एक लेटर भी है। बाकी बात तुम खुद समझ जाना। मैंने जल्दी से पैकेट अपने कपड़ों में छुपा लिया था और पानी देने के बहाने कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से पैकेट खोला। उसमें एक छोटा सा मल्टीमीडिया मोबाइल था और एक लेटर भी था, जिस पर साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, रिया, मैं अजीत हूँ। तुम्हें पहली बार देखकर दिल में कुछ बैठ गया था। मैं जानता हूँ तुम किसी परेशानी में हो और मैं तुम्हें वहां से निकालना चाहता हूँ। ये मोबाइल इसलिए भेजा है कि हम बात कर सकें। अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार हाँ कह दो। मैंने मोबाइल ऑन किया तो उसमें फ़ोन आ गया। स्क्रीन पर अजित का नाम चमक रहा था। हाथ कांपने लगे, फिर भी कॉल रिसीव कर ली। कुछ देर खामोशी रही, फिर अजित कहने लगा कि तुम ठीक हो। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जी। उसने कहा कि तुम्हारे पिता ने कुछ और तो नहीं किया, अब तुम्हें वहां से निकालने का वक्त आ चुका है। मैं खामोश रही।
फिर कहने लगी कि अजित, ये सब इतना आसान नहीं है। माँ की हालत देखी है, वो रोज थोड़ा थोड़ा मर रही है। मैं भागी तो वो भी मारी जाएंगी। उसने कहा, तो फिर तुम्हारी माँ को भी ले लेते हैं, हम सब संभाल लेंगे। मैंने कहा, अगर ऐसा मुमकिन होता तो हम पहले ही निकल चुके होते। उसने कहा, एक बार बात तो करो उनसे, बस एक बार। अगर वो तुम्हें हाँ कह दे, मैं उसी रात तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूं। मैंने फोन बंद कर दिया। अगली रात माँ के पास जा बैठी। वो सिलाई कर रही थी। मैंने धीरे से उनके हाथ से कपड़ा लिया और कहा कि माँ, अगर एक दरवाज़ा खुल जाए और वहां एक की जद्दार जिंदगी मेरा इंतजार कर रही हो, तो क्या मुझे जाना चाहिए? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि क्या मतलब? मैंने कहा, अजीत मुझे यहां से निकालना चाहता है। माँ ने कहा, बेटी, ये सब इतना आसान नहीं है। तुम्हारी बहनें, उन्हें भी मैंने अपनी नज़रों से जाते हुए देखा है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर मैं भी चली गई तो कभी वापस नहीं आ सकूंगी। अगर पिताजी ने मेरी शादी भी बाकी दोनों बहनों की तरह करवा दी तो माँ कुछ देर खामोश रही। फिर कहने लगी कि तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ सह सकती हूँ, बस तुम खुश रहो। मैंने कहा, तो क्या मैं चली जाऊं? उन्होंने कहा कि हाँ, अजीत पर भरोसा कर सकती हो तो चली जाओ, और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो मुझे भी किसी तरह निकाल देना। मैंने फौरन अजीत को फ़ोन किया। मैंने कहा कि कल रात 1 बजे पुरानी गली के नुक्कड़ पर आ जाना। अजीत की आवाज़ बेफिक्र थी। उसने कहा कि मैं आ जाऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, तुम बस तैयार रहना। रात के 1 बजे जब सब मोहल्ले वाले सो चुके थे, मैं दरवाजे की चौखट से आखिरी बार अपने घर को देख रही थी। मेरे हाथ में सामान के साथ वही मोबाइल था जिससे अजीत से बात होती थी। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे। ये शायद मुझे नहीं पता था कि वह जाग रहे थे। दरवाजा से निकलते हुए मैंने एक बार पीछे पलटकर देखा और फिर आगे बढ़ गई। गली के नुक्कड़ पर अजीत पहले से ही मौजूद था। एक कार लिए उसके साथ उसकी बहन भी थी। मुझे देखकर अजीत फौरन गाड़ी से निकला और दरवाज़ा खोलकर मुझे गाड़ी में बिठाया। सुबह होने से पहले हम एक सुरक्षित जगह पर। अगले दिन शादी की तैयारी हो गई। पंडित जी, अजीत के पेरेंट्स और उसकी बहन शादी मंदिर में सिंपल तरीके से हुई थी। अजीत ने मुझे देखकर कहा कि अब तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी इज्जत भी हो। पहली बार मुझे लगा जैसे जिंदगी ने कोई दरवाज़ा खोला है। 2 दिन के बाद जब कुछ थोड़ा सुकून सा हो गया, मैंने अजीत से कहा कि मुझे अपनी माँ के बारे में पता करना है। अजीत तैयार हो गया और कहने लगा कि हम कल ही चलते हैं। पुलिस भी हमारे साथ होगी ताकि अगर कोई परेशानी हो तो हम बच जाएं। अगली सुबह हम करीब के पुलिस स्टेशन में पहुंचे। अजीत के पिता ने पहले से ही वहां पर बात कर रखी थी। 2 हवलदार हमारे साथ रवाना हुए। घर के करीब पहुंचे तो बाहर सब कुछ वैसा ही था, खामोश। मैंने अपनी माँ के लिए प्रार्थना की थी कि भगवान मेरी माँ को बचा लो। दरवाजे पर दस्तक दी तो कोई जवाब नहीं आया। पुलिस ने जबरदस्ती दरवाज़ा खोला। अंदर हर तरफ अंधेरा था, सामान बिखरा हुआ था। एक हवलदार ने कहा कि यहाँ कोई है, मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर एक कमरे का दरवाज़ा खोला गया। अंदर माँ थी, बेहाल हालत में एक कोने में बैठी। बाजू पर चोट के निशान थे और चेहरे पर जख्म थे। मैं उनके पास पहुंची और कहने लगी कि माँ, मैं आ गई हूँ, हम आपको ले जाने के लिए आए हैं। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और बड़ी मुश्किल से कहने लगी कि मेरी बेटी, तुम आ गई। मैं जानती थी कि तुम ज़रूर आओगी। अजीत ने फौरन पुलिस को पिताजी के बारे में बताया कि वो ज़रूर कहीं छुप गए होंगे। कुछ लम्हे बाद पिताजी को घर के आंगन से गिरफ्तार कर लिया गया। वो पुलिस को देखकर चिल्लाने लगे और कहने लगे कि यह लड़की मेरे घर से भागी है, मुझे फंसा रही है। हवलदार ने उनके हाथों में हथकड़ियां लगाते हुए कहा कि जो तुमने किया है उसका हिसाब देना होगा। हम माँ को लेकर अस्पताल पहुंच गए। वह बहुत ही जख्मी हालत में थी। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें बहुत देर बाद यहाँ पर लाया गया है। शरीर में इन्फेक्शन काफ़ी फैल चुका है। मैं लगातार उनके साथ ही रही। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी कि बेटी, अगर मैं नहीं रही तो घबराना मत, बस अजीत के साथ खुश रहना। मेरी बेटी अब आज़ाद है। मैंने जवाब दिया, माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर हम साथ साथ रहेंगे। अजीत भी मेरे साथ ही था। वह माँ के लिए दवाई लाता, उनका हर तरह से ख्याल रखता, लेकिन वक्त कम निकला। नर्स ने आकर खबर दी कि आपकी माँ नहीं रही। माँ का वो चेहरा
जो हमारे जख्मों का मरहम था, अब खामोश हो चुका था। उनकी आंखें बंद हो गई थीं। माथे पर सुकून था, जैसे वो किसी बोझ से आजाद हो गई हों। अजीत ने मुझे सहारा दिया और कहने लगा कि रिया, तुम्हारी मम्मी बहुत बहादुर थीं, उन्होंने तुम्हें बचाया। मैंने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। अजीत ने खुद उनका अंतिम संस्कार किया था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि आज़ादी एक दिन में नहीं मिलती, वो कीमत मांगती है, कभी खून की, कभी सब्र की, कभी अपनों की जुदाई की। मैं आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन माँ को खोकर। मैं अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी कि मेरी माँ को स्वर्ग नसीब हो और उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले। काफी समय बीत चुका था। मैं और अजीत अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हर दिन माँ की याद आती थी। ये वो दुख था जो शब्दों से जाहिर नहीं हो सकता था। एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी, अजीत ने मुझे पुकारा और कहा कि रिया, बाहर आओ, वकील साहब आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पिता का पैगाम लाया हूं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, पिताजी जेल में हैं, अब क्या कहने के लिए बाकी रह गया? वकील ने कहा कि वो सिर्फ तुमसे मिलकर माफी मांगना चाहते हैं, वो काफी बीमार हैं। मैं खामोश हो गई। दिल में उलझन थी। अजीत ने धीरे से कहा कि फैसला तुम पर है। 2 दिन बाद जब मैं अजीत के साथ जेल गई तो मेरे दिल में काफी सारे सवाल थे, कई शिकायतें थीं। मुझे अंदर ले जाया गया, कुर्सी पर बिठाया गया। कुछ देर में कमजोर कांपता हुआ आदमी आया। ये वो चंपक दास नहीं थे जो कभी मेरे पिता हुआ करते थे। हड्डियों का ढांचा बन गए थे। उन्होंने मुझे देखा और फौरन नजर झुका ली, फिर हाथ जोड़कर कहने लगे कि मेरी बेटी, तुम वापस आ गई। मैं सोचता था कि तुम नहीं आओगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उनकी तरफ देखा। उनकी आवाज बहुत धीमी हो गई थी, जैसे अंदर का सारा जोर खत्म हो चुका हो। वो कहने लगे कि मैं बहुत बुरा पिता था। मैंने तुम्हारी माँ को मारा, बेटियों की इज्जत छीनी। मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, बस माफी मांगनी है। मैंने कहा, जब माँ को कैद किया, जब बहनों को गलत लोगों के हाथों में सौंप दिया, तब सोचा था कि तुम्हें माफी मांगनी है। उन्होंने सर झुका लिया। कहने लगे कि मैं पागल हो गया था। दरअसल मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उसके साथ मेरी सगाई भी हुई थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले वो मुझे छोड़कर भाग गई। और फिर मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारी माँ के साथ करवा दी। बस तभी से मुझे औरतों से नफरत होने लगी। तुम्हारी माँ इस नफरत का निशाना बन गई। बेटियां पाप लगने लगीं। मैंने कहा, हम आपकी बेटियां थीं, आपके शरीर का हिस्सा थीं, हम आपको दुश्मन लगते थे? वो रोने लगे थे। कहने लगे कि हर रात मेरे सपने में तुम्हारी माँ आती है, कहती है कि चंपक दास, तुम मेरे कातिल हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। बेटी, मैं सो नहीं सकता। हर रात वो मुझे पकड़ लेती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, बस तुम मुझे माफ कर दो, मैं समझूंगा कि तुम्हारी माँ ने भी मुझे माफ कर दिया। मुझे पता है अब मेरी मौत बहुत करीब है, लेकिन मैं यहाँ जेल में नहीं मरना चाहता, अपने घर में मरना चाहता हूँ। मुझे यहाँ से निकाल दो। मैंने कहा, मैं अपनी माँ की तरफ से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं खुद कहती हूँ कि तुमने जो किया उसकी सजा दुनिया तुम्हें दे चुकी है। अब जो बचा है वो ऊपर वाला देगा। मैं उठी ही थी, उनकी तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मैं केस वापस ले लूंगी, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें इंसाफ से तो बचा सकती हूँ, लेकिन पछतावे से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि कुछ लोगों को सजा से नहीं बल्कि उनके पछतावे से मरना चाहिए। मुकदमा वापस ले लिया गया था। पिताजी को उसी घर में भेज दिया गया था जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पिताजी कुछ समय तक वहां रहे। न मैंने और न किसी आस पड़ोसी ने उनकी कोई मदद की, और वे उसी घर में घुट घुट कर जी रहे थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि रिया, मेरा एक काम करो, मैं सुकून से मरना चाहता हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हारी दोनों बहनों से माफी मांगना चाहता हूँ। अनुष्का और संजना, उनको ढूंढकर निकालो। मैंने चौंक कर कहा कि वो दोनों जिंदा हैं, कहाँ हैं वो दोनों? वो खामोश हो गए, सिर्फ अपनी जेब से एक पर्ची निकालकर मुझे दी, जिस पर एक पता लिखा हुआ था। कहने लगे कि ये एड्रेस है, जाकर देख लो, अगर हो सके तो उनसे भी मेरी तरफ से माफी मांग लेना। चाहे वो मेरी शक्ल ना देखें, मगर मरने से पहले मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, तो शायद मुझे सुकून आ जाएगा। मैं उस एड्रेस पर गई, जो गांव से काफी दूर जाकर था।
हम पुराने वीराना आबादी के किनारे कच्चे रास्तों से गुजरते हुए एक टूटे फूटे दरवाजे के सामने जाकर रुके। बाहर ताला लगा हुआ था। हमने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ किसी नौकरानी के साथ 2 लड़कियां रहती थीं। उन्हें कैद करके रखा गया था। यहाँ कोई आता जाता नहीं है। अब हमें नहीं पता कि वो यहाँ हैं या नहीं। ये सुनकर हम हैरान रह गए। हमने पुलिस की मदद ली, मकान का ताला तोड़ा, अंदर दाखिल हुए तो इस छोटे से मकान में हल्की सी बदबू आ रही थी। धीमी धीमी आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई बोल रहा हो। हम अंदर गए तो रोशनी बहुत कम थी, मगर नजर आ रहा था। जो नज़ारा देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। एक कमरा था जिसके कोने में 2 चारपाई थीं, जिन पर 2 कमजोर शरीर लेटे हुए थे, जिनके शरीर का नीचे का हिस्सा लाचार हो चुका था। मैं धीरे से उनके करीब गई तो देखा कि वहां मेरी 2 बहनें थीं, संजना और अनुष्का दीदी, जिनको मैं कई सालों के बाद देख रही थी। मैं रोती हुई उनके पास बैठ गई। मैंने कहा कि ये सब कैसे हुआ। संजना ने धीरे से बताया कि पिताजी ने हमें इन लोगों के हवाले कर दिया था, जो औरतों को सिर्फ चीज समझते हैं, मारना पीटना, कैद में रखना, इस्तेमाल करना। आखिरकार एक दिन वैभव और अनुपम ने हम पर इतना जुल्म किया कि हमारी टांगें खराब कर दीं। फिर पिताजी हमें यहाँ फेंक कर चले गए। मैंने अपने आंसू पोंछे और कहा कि अब कुछ नहीं होगा। मैंने उनको सब कुछ बताया और उनको फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया। हर दूसरे तीसरे दिन उनके टेस्ट हो रहे थे और सब कुछ वही बताया गया जो हमने अपनी आंखों से देखा था। उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर टॉर्चर किया गया था। डॉक्टर ने कहा था कि इलाज पॉसिबल है, लेकिन वक्त और बहुत सारा पैसा चाहिए। मैंने क्लेम हम भी बर्बाद किए बिना पिताजी की सारी जायदाद, वर्कशॉप और जमीन, घर सब कुछ बेचने का फैसला कर लिया था। वकील ने भी हैरानी से कहा था कि आपको पता है ना कि ये सब कुछ अभी आपके पिता के नाम पर है। मैंने कहा कि हाँ, वही इंसान मेरी बहनों की ऐसी हालत का जिम्मेदार है। अगर वो सच में अपनी गलती मान चुके हैं तो उनकी जायदाद उनकी बेटियों के हिस्से में आनी चाहिए। मैं अपनी बहनों का इलाज करवाऊंगी। मैंने उनका इलाज शुरू करवा दिया था। कुछ समय के बाद जब उनकी कंडीशन बेहतर होने लगी तो उनके शरीर ने हरकत करनी शुरू कर दी थी। मैं रोज उनके पास बैठती थी, माँ की बातें किया करती थी। एक दिन अनुष्का दीदी कहने लगीं कि रिया, अगर तुम हमें नहीं बचाती तो शायद हम इसी अंधेरे में मर जाते। और फिर वक्त गुजरता गया। एक दिन वो दोनों पूरी तरह से ठीक हो गई थीं, लेकिन अब पिताजी की मौत का वक्त आ चुका था। पिताजी भी अपने अंतिम समय में घुट घुट कर मर गए, मगर हमने फिर भी उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, क्योंकि पिता तो अपना फर्ज कभी नहीं निभा सके, मगर हम बेटियों ने अपना फर्ज निभाया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।